Hello everyone, this is me Anil Dakad and I have secured rank 5 in MPPSC Forest 2017. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने MPPSC फॉरेस्ट 2020 प्री का एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस किया था। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में ये भी अनाउंस किया था कि MPPSC फॉरेस्ट मेंस 2020 की लेक्चर सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। सो दिस इज़ वीडियो लेक्चर नंबर 1 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस बार जो एग्ज़ाम है वो किस पैटर्न पर होगा। इसमें मेंस में एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, सिंगल ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जिसमें 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है उसमें MP प्लस नेशनल और इंटरनेशनल GS होगा। जो सेकंड पार्ट है उसमें फॉरेस्ट्री एंड जनरल साइंस होगा। अब यहाँ पे देखिए पार्ट ए का जो टोटल मार्क्स है वो 150 है और उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे, राइट। और पार्ट बी जो है उसका 300 मार्क्स का टोटल है और उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 100 आएंगे। तो इन ऑल टोटल उस पूरे पेपर में 150 क्वेश्चंस होंगे और उसका जो टोटल होगा वो 450 मार्क्स का होगा। और वो स्टूडेंट्स जो मेंस को क्वालिफाई कर जाएंगे उनका इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा, टोटल होगा 500 का। इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है वो 3 आवर्स का रहने वाला है। और MPPSC ने इस बार सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में की है, जो कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। MPPSC के अपने किसी भी एग्ज़ाम में अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग MPPSC नहीं रखी थी। ये पहली बार होगा जब MPPSC कोई अपने एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग रखने जा रहा है और वो नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी इसमें। तो गाइस आपको एक बात बता दूं कि अब जो कंसेप्ट्स हैं आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, तुक्का लगाने का कोई चांसेस नहीं है क्योंकि काफ़ी 1/3 नेगेटिव मार्किंग काफ़ी बड़ी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती तो गैस करने में आसान रहता है, गैस हो जाता है तो हम उसे लगा सकते हैं। लेकिन 1/3 नेगेटिव मार्किंग में नेगेटिव जो मार्क्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं अगर आप तुक्का लगाते हैं तो आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करनी होगी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो वो कंसेप्ट्स आपके बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं होंगे तो फिर आपसे गलतियां भी ज़्यादा होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड पार्ट है फॉरेस्ट्री और जनरल साइंस, इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं। उसमें से 8 नंबर की जो यूनिट है वो बायोलॉजी है और बायोलॉजी में जो एक टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशंस पढ़नी है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स पढ़ने हैं, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ना है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन हमें कवर अप करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन से, तो इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इसमें हम एक एक चीज़ सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की टर्मिनोलॉजी को। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट समझना है तो उसकी टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो टर्मिनोलॉजी को अगर अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे लिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंसेप्ट्स हैं वो भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। आप यहाँ पर देखिए डायग्राम में, ये बाहर का जो पार्ट है इसे हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं एंड दिस इज़ फॉर इनटेक ऑफ एयर, ये सांस अंदर लेने के लिए होता है। सेकंड वन इज़ नेजल चैम्बर। यहाँ पर देखिए डायग्राम में फिर से ये वाला जो पार्ट है इसे हम नेजल चैम्बर बोलते हैं। यहाँ पर लाइनिंग्स होती हैं। लाइनिंग्स किस चीज़ की होती हैं? दो चीज़, हेयर और म्यूकस। तो जो हेयर होते हैं यहाँ पे बहुत टाइनी हेयर्स होते हैं, इनको हम सिलिया बोलते हैं। आप याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो टाइनी हेयर्स नेजल चैम्बर में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। सो आंसर विल बी सिलिया। सेकेंड वन इज म्यूकस। म्यूकस यहाँ पे क्या करता है, उस चीज़ को मॉइस्ट करता है, इस पूरे अंदर के जो लाइनिंग होता है उसको मॉइस्ट रखता है। प्लस ये जो म्यूकस होता है उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। इस म्यूकस में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो उसमें कुछ माइक्रोब्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उन माइक्रोब्स को एक किल कर देता है और जो माइक्रोब्स होते हैं उस वजह से वो अंदर नहीं जा पाते हैं। और दूसरा, यहाँ पर जो टाइनी हेयर्स के बारे में मैंने बात की थी, वो डस्ट पार्टिकल को और डर्ट पार्टिकल होते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ कुछ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, धूल के कण भी होते हैं।
तो ये जो हेयर्स होते हैं जिन्हें हम सिलिया कहते हैं, वो उन डस्ट पार्टिकल्स को अपने आप से चिपका लेते हैं, तो वो इसी चैम्बर में रुक जाते हैं और अंदर तक नहीं जा पाते हैं। तो अंदर जो हमारे लंग्स तक एयर पहुंचती है वो ऑलमोस्ट क्लीन एयर पहुंचती है, राइट। नेक्स्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है इसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये नेजल जो पैसेज है और यहाँ पर जो माउथ पैसेज है दोनों जाके यहाँ मिल रहे हैं। सो दिस इज द कॉमन पैसेज वे। ये कॉमन पैसेज वे होता है बोथ एयर एंड फूड के लिए। नेक्स्ट है लैरिंग्स। लैरिंग्स यहाँ पर होता है, इसके जस्ट नीचे जो फेरिंग्स है उसके जस्ट नीचे थोड़ी सी दूर पे लैरिंग्स होता है। उसे हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, साउंड क्रिएट करता है, वॉइस क्रिएट करता है। इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन में मदद करता है। लेकिन दो डिफरेंट चीज़ें हैं, जो साउंड प्रोडक्शन होता है उसमें दो चीज़ें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है कि एक वॉइस प्रोड्यूस करना या साउंड प्रोड्यूस करना, और दूसरी चीज़ होती है कि उसको बोलना, उसको स्पीच में कन्वर्ट करना। तो दो डिफरेंट चीज़ें हो गई, पहली वन वॉइस और दूसरी स्पीच। अब वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स जो होता है वो लैरिंग्स होता है, लेकिन स्पीच का काम जो है वो आपकी टंग करती है, राइट। आपको ये याद करना होगा। नेक्स्ट वन इज एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर that covers the glottis and prevents the entry of food into the windpipe, right। यहाँ पर देखिए ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है और ये यहाँ पर होता है लैरिंग्स के नीचे। ये क्या करता है, ये जो विंड पाइप होता है उसे कवर कर लेता है। एपी माने होता है अपॉन और ग्लोटिस मीन्स होता है ग्लोटिस के ऊपर, राइट। तो वो एपिग्लोटिस को कवर कर लेता है। तो उससे क्या होता है कि जो फूड है वो विंड पाइप में नहीं जाता है। कभी कभी हम जब खाना खा रहे होते हैं तो कुछ बातें कर रहे होती हैं इधर उधर, और तो हमारा जो कंसंट्रेशन रहता है वो खाना खाने पर ना होकर बाकी अन्य चीज़ों पर होता है। तो देखा होगा कि कभी कभी जो फूड पार्टिकल है वो गलती से हमारे विंड पाइप में चला जाता है, तो हमें तुरंत ही खांसी आ जाती है। और वो तब तक आती रहती है कि जब तक वो फूड पार्टिकल है या जो पार्टिकल अंदर गया है वो विंड पाइप से बाहर ना निकल जाए, राइट। चलिए नेक्स्ट है ट्रेकिया। ट्रेकिया एक लॉन्ग ट्यूब होती है पासिंग थ्रू द मिड थोरेसिक कैविटी। अब मिड थोरेसिक कैविटी क्या है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है ये अपर पार्ट कहलाता है, राइट। अब इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो इतना पार्ट है यहाँ तक, इसे बोलते हैं हम थोरेसिक कैविटी। और जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर जो स्टोमक वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो यहाँ पर देखिए ये पासिंग थ्रू मिड थोरेसिक कैविटी, ये बीच में से जा रहा है मिड थोरेसिक कैविटी, इसीलिए ट्रेकिया इज द लॉन्ग ट्यूब पासिंग थ्रू द मिड थोरेसिक कैविटी। ब्रोंकाई, ये अब यहाँ पर जो ट्रेकिया है वो दो अलग अलग राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाते हैं। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ बता दूं कि ये जो डायग्राम्स होते हैं वो हमारे मिरर इमेजेस होते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो लेफ्ट पार्ट है वो इसका राइट पार्ट होगा, तो इसका राइट किधर होगा, ये इधर इसका राइट होगा, और ये वाला पार्ट है वो इसका लेफ्ट होगा, राइट। तो ये मिरर इमेजेस होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो इसकी वजह से कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ब्रोंकाई यहाँ पर देखिए ट्रेकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट। ब्रोंक्यूल्स, अब यहाँ पे जो ब्रोंकाई हैं वो फर्दर और आगे जाके वो डिवाइडेड रहते हैं, ऐसे डिवाइडेड रहते हैं, राइट। तो वो 3 बार फर्दर डिवाइडेड होते हैं। जब वो पहली बार डिवाइड होता है तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंक्यूल। जब दूसरी बार डिवाइड होता है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, और जब वो तीसरी बार डिवाइड होता है तो उसे हम बोलते हैं टर्शरी ब्रोंक्यूल। और लास्ट वाले टर्शरी ब्रोंक्यूल को हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल भी कह सकते हैं। अब जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है वो लास्ट में एक ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर में जाके ओपन अप हो जाता है। तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एल्वुलाई। द ब्रोंक्यूल्स एंड्स अप इनटू द बैलून लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द एल्वुलाई। एल्वुलाई इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच वन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, तो आपको एल्वुलाई आंसर लगाना होगा। पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन नोन एज प्लूरा। ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये कौन सी मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, ये पूछा जा सकता है। सो दिस वन इज नोन एज प्लूरा मेम्ब्रेन और प्लूरल मेम्ब्रेन।
अभी डबल लेड मेम्ब्रेन है, इनके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है जिससे कि हमारी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो इंजर्ड ना हो जाए। तो गाइस टर्मिनोलॉजी हम कवर कर चुके हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऑर्गन होता है जिसमें हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं एंड दैट इन्वॉल्व ब्रीदिंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें दो प्रोसेसेस पढ़नी होगी, ब्रीदिंग और सेकंड वन इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है वो एक्चुअल मैकेनिज्म होता है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये जो रेस्पिरेशन होता है इससे हमें एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पर मैंने क्या कुछ पार्ट्स बता दिए कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो आप यहाँ पर देखिए, नोज एंड नेजल कैविटी दिया हुआ है, थ्रोट जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, विंड पाइप, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, कैपिलरीज, माउथ, वॉइस बॉक्स, डायफ्राम, ब्रोंकियल ट्यूब्स और एल्वुलाई और एयर सैक्स, राइट। अब कैपिलरी यहाँ पर देखिए, कैपिलरी जो होती हैं वो स्मॉलर ब्लड वेसल्स होती हैं दैट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर मैंने बताया था कि जो ब्रोंकाई ट्रैकिया यहाँ पर है वो राइट और लेफ्ट में डिवाइड होती है। तो ये देखिए, यहाँ पर राइट ब्रोंकाई और यहाँ पर लेफ्ट ब्रोंकाई, और ये फर्दर डिवाइड होती जाती है प्राइमरी ब्रोंक्यूल में, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल में एंड टर्शियरी ब्रोंकाई में, और लास्ट में ये होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है। एंड इट गिव्स राइज टू वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड। यहाँ पे एल्वुलाई की बात हो रही है, विच हैज सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वुलाई। एल्वुलाई का थिन वॉल्ड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अक्रॉस ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो इसी के अक्रॉस होता है, तो इसे थिन वॉल्ड होना बहुत ज़रूरी है। और वेस्कुलराइज्ड उस ऑर्गन को बोलते हैं जहाँ पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई हो, जहाँ पे ब्लड की सप्लाई होती है उसे हम बोलते हैं वेस्कुलराइज्ड। नाउ यहाँ पर देखिए, जो राइट पार्ट होता है हमारा वो 3 लोब्ड होता है, उसमें 3 लोब होते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच पार्ट और विच लंग हैज़ द 3 लोब, सो राइट लंग में होता है, और लेफ्ट जो होता है उसमें 2 होते हैं, 2 लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। वाला जो होता है वो थोड़ा छोटा भी होता है क्योंकि इसको स्पेस एकोमोडेट करना होता है हमारे हार्ट के लिए। जो रेड कलर है वो दिखा रहा है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, रेड कलर है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो ब्लू कलर है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स उसमें अशुद्ध रक्त है, इम्प्योर ब्लड है उसमें। अब यहाँ पर एक जनरल कंसेप्ट जो होता है मैं बता देता हूँ आर्टरी और वेन्स का। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं और ऑर्गन्स की तरफ लेके जाती हैं, और वेन्स वो होती है जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। तो हमने एक जनरल कंसेप्ट पढ़ रखा होता है कि सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि सभी वेन्स जो होती हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर आप देखिए, ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन ये वाली रेड कलर वाली। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि सभी वेन्स में कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पर इस वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो एक एक्सेप्शन है, सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, राइट। ये आपको याद करना होगा कि पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि मैंने बताया था कि सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन यहाँ पर ये पल्मोनरी आर्टरी, ये वाला, ये ब्लू कलर वाला, ये पल्मोनरी आर्टरी, इसमें ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट। जबकि सभी आर्टरीज में कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो ये आपको याद करना होगा। नेक्स्ट देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, कंडक्टिंग जोन होता है और रेस्पिरेटरी जोन होता है। कंडक्टिंग जोन में जो एयर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है जहाँ तक पहुँचती है उसको इंक्लूड करते हैं। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हो सकते हैं, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। जहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होगा यहाँ पे हम कंडक्टिंग जोन को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो रेस्पिरेटरी जोन में देखिए, इज फाउंड डीप इनसाइड द लंग्स एंड इज मेड अप ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट एंड एल्वुलाई। यहाँ पर एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, इसलिए ये रेस्पिरेटरी जोन माना जाएगा। थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स अलाउ इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड टू डिफ्यूज इनटू द लंग कैपिलरीज इन एक्सचेंज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखिए, हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन यहाँ पर अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर उसके बदले में बाहर जा रही है, राइट। सो पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट हो चुका है।
पार्ट 2 देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ओके गाइस, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।